श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पैटर्न पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भंडार क्लास 6 से लेकर के 12 तक का क्लास 6 का चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर रहे हैं, फिर कंप्लीट इसको अपलोड करेंगे। क्लास 6 का क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 तक का ऑल टू ऑल सब्जेक्ट अपलोड करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, ये साइंस का इस सर का अपलोड करेंगे पीडीएफ। जैसे कि क्लास 6 का, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ठीक है, सब अपलोड करेंगे। अभी चल रहा है सीरीज क्लास 6 का 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिए हैं। अब 5 चैप्टर अपलोड करेंगे। शरीर में गति क्या करेंगे? शरीर में गति अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैप्टर 5, चलिए देखिए चैप्टर 5, अध्याय 5, चैप्टर 1, 2, 3, 4 अपलोड कर दिए हैं। अब चैप्टर 5 को अपलोड करेंगे। अध्याय 5, शरीर में गति। एनसीईआरटी का केवल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, एनसीईआरटी पैटर्न ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अध्याय 5, शरीर में गति। शरीर में गति है। शरीर की गति में कौन कौन से प्रकार हैं? शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार? शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं? उपयुक्त सभी हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना भी है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के साथ के स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके से इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलने जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? आइए सम्मिलित कीजिए। क्या सम्मिलित कीजिए? जंतु है, इधर गमन करती है। मनुष्य कहाँ कैसे करते हैं? मनुष्य चलता है, मछली तैरती है और सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है। ठीक है, समझ गए? ये तो जानते हैं इतना सारा। देख लीजिए, मनुष्य चलता है, मछली तैरता है, सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है, पक्षी। चलिए, वह स्थान जहाँ जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, इस स्थानों को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? बी नंबर में क्या था? धुरांग संधि कहते हैं। ठीक, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांग की संधि कहते हैं। चलिए, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुरांग संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस गतियों को करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करें। एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धसी रहती है। उपयुक्त प्रकार की इस संधि को कंदुक
खलिका संधि कहते हैं। ना ही एक है ना ही दो है, ना ही एक है ना ही दो है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान करती है। निम्नलिखित में से वह सत्य कथन की पहचान करे। कुहनी में धुराग्र संधि होगी। कुहनी में धुराग्र संधि होगी। देख लीजिए। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या घुमाए, आगे पीछे या दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। इस गतियों को करने का प्रयास कीजिए। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिज हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है? कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि। अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के एक उस भाग समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। कोहनी एवं घुटना में कौन संधि है? कोहनी एवं घुटना में हिज संधि है। कोहनी एवं घुटना में कौन संधि है? हिज संधि है। क्या है? हिज संधि है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। आप ऐसी संधि से के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। ऊपरी ऊपरी जबड़े के कप ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य हड्डियों किस संधि का उदाहरण है? ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है? अचल संधि के। क्या है? अचल संधि के उदाहरण है। हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ अस्थियां उन संधि के भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधि की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। एक्सरे एक्सरे चित्र में हमारी शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होती है? एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होती है? बताइए। धमनी में हुई क्षति, अस्थि में हुई क्षति, किसके? चलिए, बी नंबर वाली। केवल दो क्या है?
केवल दो अस्थि में हुई क्षति की। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। कारपेल कहते हैं बताइए। अनेक छोटी छोटी अस्थियों अस्थियों बनी कलाई। अनेक छोटी छोटी अस्थि बनी कलाई। आपकी मध्यमा उंगली में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कारपेल कहते हैं, जिन्हें कारपेल कहते हैं। हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं? एक्सरे द्वारा। हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं? एक्सरे द्वारा। एक्सरे द्वारा। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। पसलियां। पसलियां की संख्या होती है 24। पसलियां की संख्या होती है 24। क्या होती है? 24। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है, अतः कुल 24 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। निम्नलिखित में से औसत्य कथन कौन है? निम्नलिखित में से औसत्य कथन कौन है? पसलियां की संख्या 12 होती है। पसलियां की संख्या 12 होती है। पसलियां की संख्या 12 होती है। पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है, अतः कुल 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। कशेरुकों की संख्या कितनी होती? कशेरुकों की संख्या कितनी होती? कशेरुकों की संख्या आइए 16 15 नंबर तो हो गए। कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्या होती है? 33 होती है। क्या होती है? 33 होती है। 33 होती है। अपने अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर पांव की उंगलियों को छूने को कहिए। चिकनी, समतल अथवा अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र के गर्दन से प्रारंभ करके उस उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकों का बना है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। इन अस्थियों से जुड़ा है। निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। मेरुदंड एक लंबी, सीधी एवं कठोर अस्थि होती है। मेरुदंड की संरचना 33 छोटी अस्थियां जिसे कशेरुक कहते हैं से बना है। उपयुक्त में सही सही कथन नहीं है। केवल कथन एक है। केवल एक कथन नहीं है, एक नहीं है। ठीक, चलिए अपने 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 कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिससे कशेरुका कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33
कशेरुकाओं का बना होता है, कशेरुकाओं का बना होता है, पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। आइए, क्या है? निम्न में से छोनी अस्थि के बारे में सही कथन है। तीनों कथन सही है। ये इसकी संरचना एक बॉक्स के समान होती है। यह बैठने में सहायक होती है। अमाशय के नीचे विभिन्न अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। यह संरचना छोनी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिन्हें सहारे आप बैठते हैं। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है? पसली पिंजर। फेफड़े की सुरक्षा कौन करता है? पसली पिंजर करता है। पसलियां विशेष रूप से जुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, अतः फेफड़ों की सुरक्षा पसली पिंजर है। पसली पिंजर है। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया क्रिया करने में सहायक करता है? निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? पेशी एवं अस्थि, पेशी एवं अस्थि, पेशी एवं अस्थि। पेशियां, मांसपेशियां। पेशियां शरीर में गति उत्पन्न करने के लिए सुकुड़ती और फैलती है। अस्थियां शरीर का कंकाल बनाती है और एक कठोर ढांचा प्रदान करती है। पेशियां अस्थियों से जुड़कर उन्हें खींचती है, जिससे शरीर के अंगों में गति करती है। अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है। केवल दो, पेशी और संधि। क्या है? पेशी और संधि। पेशियां, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और उनके संकुचन तथा शिथिलन से हड्डियों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे गति उत्पन्न होती है। यह गति मुख्य कारण है। संधि वह स्थान होता है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती है, जो गति के लिए एक लचीलापन प्रदान करता है। गति करने के लिए जोड़ एक आवश्यक धुरी का कार्य करते हैं। उपास्थि कार्टिलेज जोड़ों में हड्डियों के सिरे को ढककर घर्षण को कम करने और उन्हें आपस में रगड़ने से बचाने का काम करती है। यह गति को सुगम बनाती है, लेकिन यह स्वयं हड्डियों को गति करने योग नहीं बनाती है। आइए, 21 नंबर। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। दो पेशियों के एक मात्र संकुचन एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। उपरोक्त में से कथन को चुनिए। दोनों कथन सही है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि की गति प्रदान करने के लिए
दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक संकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई के बढ़कर पतली हो जाती अवस्था में हो जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए वह शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि में अपनी ओर से स्थिति को खींचती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। केंचुओं की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर के पेशियों क्षीण एवं असंख्य होती है। केंचुओं में गति केंचुओं में गति शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारण के संकुचन से होती है। शरीर के अंध सतह पर सुख केंचुओं को भूमि पर एकड़ बनाने में सहायक है। केंचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। कौन सही नहीं है? सही नहीं ये। केंचुओं के मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। क्या होती है? असंख्य होती है। केंचुओं का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुओं के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायक करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के प्रथम भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्रभाग भाग वह फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पक्ष भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं इससे जो इसे चलने में सहायक करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृति होते हैं। ये सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधे को फायदा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंघे के पेशियां पाद चलने में उसकी सहायता करती क्या करती उसकी सहायता करती है। तीसरा नंबर, यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है। इससे भी उसे चलने में सहायता प्रदान करती है। कथन कौन सत्य है? 1 और 2 सत्य है। तीसरा नंबर गलत है। ठीक है। एक घोंघे के पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। कवच का छेद खुलने पर इस उससे एक मोटी मसल संरचना एवं सिर बाहर आते हैं। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दीर्घ पेशियों का बना होता है जो इससे इससे चलने में सहायक करता है। निम्न में से कौन जो हड्डियों जिसका कठोर नहीं होता है और जिन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है? उपास्थि। क्या है? उपास्थि। जो अस्थि जितना कठोर नहीं होता है उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, वह उपास्थि कहलाता है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तिलचट्टा के वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े जुड़े होते हैं। उड़ने के वक्त इसे इसे वृक्ष के पेशियों से गति मिलती है। इसका शरीर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। इसमें तीन जोड़ी जोड़ी पैर होते हैं, तीन जोड़ी पैर होते हैं। उपयुक्त क्या है? सभी है। चलिए, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परंपरा संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो जाती है। वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सरके के पिछले पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टा के उड़ने के समय उसके पैरों की गति देती है। सीआरटी 6 से 12 तक का निचोड़। आइए 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पक्षी की अस्थियां हल्की एवं कमजोर होती है। पश्चपाद चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। इसकी अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होती है। केवल कथन 2 और 3। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पक्षपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जबड़े 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 रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। किसका शरीर की आकृति धारा धारा रेखीय होती है? किसका शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है? मछली की। क्या होती है? मछली की होती है। नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली के सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। क्या कहलाती? धारा रेखीय कहलाती है। आइए 28 नंबर पे। मछली के शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य होता है तैरते वक्त जल में संतुलित बनाए रखना। दिशा निर्देशक में सहायक है। एक और दो, एक और दो, एक और दो, एक और दो। मछली के शरीर पर जो पंख होते हैं वे तैरते समय जल में संतुलित बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह एक विशेष औरित्र पहनते हैं? उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सर्प का मेरुदंड काफी छोटा होता है। पेशियों, मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को आपस में जोड़ी जाती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में जुड़ा मुड़ा हो रहता है। वही वलय उसे आगे की गति में धक्का देता है। 29 नंबर के ऊपर पे और
उपयुक्त में से कौन सही है? बी, केवल कथन 2 और 3 है। सप्र का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सप्र का शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है। इसी प्रकार सप्र का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सप्र बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा से नहीं चलता। ठीक है, चैप्टर 5 कंप्लीट। चैप्टर 1 2 3 4 5 कंप्लीट। चैप्टर 6 अगले वीडियो में मिलते हैं। छोटा छोटा वीडियो पढ़िए कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।